हेलो बच्चों, तो हम लोग यहाँ पर प्रेजेंट हैं। आपके सब्जेक्ट फिजिक्स से रिलेटेड कुछ बातें होंगी, कुछ रिवीजन होगा बोर्ड एग्जाम को लेकर के, और बहुत मजेदार तरीके से हम लोग रिवीजन कर लेंगे। रिवीजन करने के लिए हमारा क्लास है 12th, और हम क्लास 12th में दो बुक्स को कवर करने के लिए यहाँ पर प्रेजेंट है, जो कि हमारी पहली है इलेक्ट्रिसिटी, दूसरी हमारी ऑप्टिक्स। आप सभी को पता है, पढ़ चुके हो बहुत अच्छे से, लेकिन रिवीजन करना बाकी है, तो रिवीजन हम लोग साथ साथ करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे हमारी इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड फर्स्ट बुक। फर्स्ट बुक में हमारा दो चीजों को पढ़ने के लिए दिया गया है, इलेक्ट्रोस्टैटिक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। पूरी दो चैप्टर्स के ऊपर ये बुक है। लास्ट चैप्टर आपका रे ऑप्टिक्स है, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है उसमें, नथिंग मोर इम्पोर्टेंट देन इलेक्ट्रिसिटी। सो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को रिवाइज करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला चैप्टर जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी का है, एनसीईआरटी में हम उसको कवर करेंगे, और हमारा एनसीईआरटी का सबसे पहला चैप्टर है, पता ही होगा आप लोगों को, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्ज से, देन हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड को। सो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है बच्चों, हमको ये जानना है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज जो है एक एनर्जी की फॉर्म में है, जो कि प्रेजेंट होता है मैटर्स में। जैसे मैटर्स में मास होता है, वैसे ही इलेक्ट्रिक चार्ज भी होता है। इसको हम कैसे समझ सकते हैं बच्चों? क्या है, हम लोगों ने पढ़ी है एटॉमिक थ्योरी। क्या कहती है एटॉमिक थ्योरी? अकॉर्डिंग टू एटॉमिक थ्योरी, एटम मेड अप ऑफ electron, proton, neutron, which are charges, so we can say atom made up of charges. And as we know, पहले से हमको पता है, atoms make a matter, or we can say smallest part of matter is atom. So indirectly हम कह सकते हैं ना कि जो चार्जेस हैं उनसे मैटर बना है। तो मैटर जितने भी है सभी में चार्जेस होता है। इसको हम पढ़ेंगे। अभी मैं इसको आपको दिखाऊंगा भी एग्जैक्टली कि मैटर्स में चार्ज हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं और मैटर्स को हम कैसे चार्ज कर सकते हैं। तो उससे पहले हम मैटर्स को पढ़ें, उससे पहले हम लोग थोड़ा सा चार्ज के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर लेते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रिक चार्ज को रिप्रेजेंट करने का सिंबल क्या है? तो इलेक्ट्रिक चार्ज को रिप्रेजेंट करने का सिंबल है Q। Q से हम इलेक्ट्रिक चार्ज को रिप्रेजेंट करते हैं। यूनिट क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज को अगर हम मेजर करें तो किस में मेजर करेंगे? यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, जो कि हमारी कूलम है। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज की जो स्मॉलेस्ट यूनिट है, जो यूनिट है वो कूलम। और एक और चीज हम लोग पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टीज। इलेक्ट्रिक चार्ज डिनोट किससे करते हैं? यूनिट क्या है ये तो हमने पढ़ लिया, लेकिन इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज के पास में बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है। जैसे कि आपने नॉर्मली प्रॉपर्टीज पढ़ी होंगी कि इलेक्ट्रिक चार्ज हमारा कितने टाइप का होता है। तो चार्ज हमारे दो टाइप के होते हैं, या तो पॉजिटिव होंगे या फिर निगेटिव होंगे। और इन्हीं से रिलेटेड हमारी प्रॉपर्टी है, जैसे कि हम कह सकते हैं कि जो अगर दो पॉजिटिव चार्ज हमारे पास में है तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे? वो एक दूसरे को रिपल करेंगे। ओके, रिपल मींस डिस्ट्रैक्ट करेंगे। सेकेंड, अगर हमारे पास में निगेटिव चार्ज है तो फिर वो भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अब हमारे पास में अगर पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज है, देन व्हाट विल बी हैपन? देन दे विल बी अट्रैक्ट ईच अदर। क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को। समझ में आ गया? सो ये हमारी प्रॉपर्टी है चार्जेस की। अगर एक जैसे चार्ज है, क्या ऑब्जर्व किया हमने? अगर एक जैसे चार्ज है, सेम चार्जेस है, सो सेम चार्जेस आर रिपेल ईच अदर। They can be positive, they can be negative. If both are positive or both are negative, then they will be repel each other. If they are opposite in sign, first one positive, second one negative, then they will be attract to each other. That is the property. It's a physical property of charge. Okay, now another some properties we will read in this video. इस वीडियो में हम लोग बहुत सी और ज्यादा प्रॉपर्टीज के बारे में चार्जेस की पढ़ेंगे, तो चार्ज हमारा पूरा क्लियर हो जाएगा। हमको चार्ज को अच्छे से पढ़ लेना है, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड को अच्छे से पढ़ लेंगे, और उसके बाद में हमारा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। इस चैप्टर में हमको केवल इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड पर ही फोकस करना है। थोड़ा सा फास्ट रिवीजन है, फास्ट लग रहा होगा आप लोगों को, ठीक है, लेकिन ज्यादा टाइम बचा नहीं है, तो मुझे सारे चैप्टर कवर करने, तो थोड़ा सा फास्ट पढ़ना पड़ेगा। हाँ, अगर आपको स्लो वीडियो चाहिए तो स्लो वीडियो भी मैं आपको अपडेट कर दूंगा कुछ टाइम के बाद में, लेकिन तब तक हो सकता है आप लोग क्लास 12 पास कर चुके हो। ठीक है बच्चों, तो अब हमारा आता है
थोड़ी सी प्रॉपर्टीज को हम जान रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्ज की। रिप्रेजेंट किससे करते हैं? रिप्रेजेंट हम क्यू से करते हैं। यूनिट क्या होती है इलेक्ट्रिक चार्ज की? यूनिट कूलम होती है इलेक्ट्रिक चार्ज की। अब हमें क्या पढ़ना है? अब हमें मोर प्रॉपर्टीज पढ़नी है, जैसे कि अभी हमने पढ़ी थी पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट कर रहे हैं। ऐसे ही सम मोर प्रॉपर्टीज वी हैव एंड व्हिच आर मोर इंपॉर्टेंट सच दैट conservation is also a property of charge. क्या होता है conservation? So according to this property we can say charge can be conserved, means charge neither be created nor be destroyed. हम चार्ज को बना नहीं सकते। conservation law तो आपने बहुत सारे पढ़े होंगे, conservation of energy, conservation of mass, same as conservation of charge. चार्ज की ये एक प्रॉपर्टी भी है, चार्ज neither be created nor be destroyed. Charge neither be created nor be destroyed. It can only transferred from one form to another form, or we can say one body to another body. चार्ज क्या है? एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो सकता है। ना ही इसको हम क्रिएट कर सकते हैं, ना ही हम इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। दैट इज अ प्रॉपर्टी। चार्ज ऑलवेज बी कंजर्व्ड। सेकेंड प्रॉपर्टी, चार्ज कैन बी इंडक्ट फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। चार्ज क्या है? एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जा सकता है। इट इज अनदर प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। चार्ज की एक और प्रॉपर्टी है, समझ में आ गया ना? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज सिंपल है, चार्ज को हम ना ही क्रिएट कर सकते, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते। ठीक है, चार्ज को हम केवल एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर कर सकते हैं। हाउ? दैट विल बी रीड नाउ। ओके, सो नेक्स्ट वन, और वी कैन से दैट इज आल्सो अ नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इंडक्शन ऑफ चार्ज। चार्ज कैसे हम इंडक्ट कर सकते हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी में? ओके, समझते थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू। सपोज दैट वी हैव अ बॉडी, हमारे पास कोई एक बॉडी है, नॉर्मल सी कोई भी बॉडी आप ले सकते हो, प्लास्टिक ले सकते हो, रबर ले सकते हो, कागज ले सकते हो, एज यू विश। ओके, एंड अनदर बॉडी, दूसरी बॉडी भी हमारे पास कोई है। ठीक है, और जैसा कि मैंने बताया कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं मैटर से बने हुए, ये भी किसी मैटर से बना होगा, ग्लास हो सकता है, वुड हो सकता है, ये भी ग्लास या किसी भी अनदर मैटर से बना हुआ है। अगर मैटर है देन इट कंटेन्स चार्ज। मैंने जैसे कि आपको बताया मैटर है तो इसमें एटम होंगे, एटम से बना हुआ है, और एटम में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन क्या है? चार्जेस है, यानी कि इसके अंदर कुछ चार्जेस है, इसके अंदर भी कुछ चार्जेस है। और अभी ये न्यूट्रली चार्ज है, अभी हमारी ये बॉडीज जो है न्यूट्रली चार्ज। जैसे हम स्केच पकड़े हुए हाथ में, ये स्केच जो हम हाथ में पकड़े हुए ये क्या है? न्यूट्रली चार्ज है, तभी तो हमें नहीं फील हो रहा, हम इसको एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसमें कोई चार्ज ही नहीं है, न्यूट्रली चार्ज है, लेकिन इसके अंदर कुछ तो चार्ज है ना। ठीक है, सो हम कैसे ऑब्जेक्ट्स को न्यूट्रली चार्ज कह सकते हैं? बिकॉज वी नो व्हेन सपोज वी हैव ऑब्जेक्ट ए, हमारे पास ऑब्जेक्ट ए है और इसको हम छू रहे तो हमें चार्ज पता नहीं चल रहा है, हमें फील नहीं हो रहा। क्यों फील नहीं हो रहा है? बिकॉज इट इज न्यूट्रली चार्ज। इट मींस न्यूट्रली चार्ज मींस इट हैज equal number of positive charge and equal number of negative charge. Suppose it has 4 positive charge and so it will be have 4 negative charge, then that body will be known as neutrally charged. Is it clear? Same as इसमें भी हमारे 5 ले लेते हैं, कितने भी हो सकते हैं n number of charges. Okay? अब ये जो हमारी दूसरी बॉडी है ये भी न्यूट्रली चार्ज है। ठीक है, समझ में आ गया? न्यूट्रली चार्ज बॉडी है, इनको हम टच कर रहे हैं, पेपर है, ग्लास है, टच कर रहे हैं, हमें पता नहीं चल रहा है, न्यूट्रली चार्ज है ना, इसलिए नहीं पता चल रहा है, क्योंकि इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन, इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट्स व्हाई इट इज अ न्यूट्रली चार्ज। ओके, डू यू नो व्हाट इज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन? हमको पता है इलेक्ट्रॉन क्या होता है, प्रोटॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन क्या होता है। Electron, proton, neutron are the parts of atom. When atom divided in these 3 parts, electron which is negative charge and electron has a charge negative 1.6 into 10 to the power minus 19, और यूनिट क्या होती है बच्चों? मैंने बताई थी चार्ज की, कूलम होती है। ठीक है, सेम एज प्रोटॉन पे भी इक्वली चार्ज होता है बट अपोजिट, पॉजिटिव 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। That's why if we have equal number of electron and equal number of proton, that's why both have same charge and body will become neutral. इसीलिए हमें बॉडी न्यूट्रल पता चल रही है, और न्यूट्रॉन पर कोई भी चार्ज नहीं होता है, जीरो चार्ज होता है। इज इट क्लियर? अब अगर हमें प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे थे हम लोग चार्जेस की, तो चार्ज की जो फर्स्ट प्रॉपर्टी कंजर्व रहता है, सेकंड प्रॉपर्टी चार्ज इंडक्ट होता है। इंडक्ट मतलब एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो जाएगा, दूसरी बॉडी में कह सकते हो प्रोड्यूस हो जाएगा। सो उसके लिए भी हमें एक प्रॉपर्टी पढ़नी पड़ती है कि जो हमारा प्रोटॉन है, पॉजिटिव चार्ज है, वो एक ही जगह रहेगा।
पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं करता है, नेगेटिव चार्ज जो हमारा इलेक्ट्रॉन है दैट इज अ डायनामिक, वो मूव करता है। पॉजिटिव चार्ज स्टैटिक कह सकते हो, और इलेक्ट्रॉन का जो मोशन है, वो जो चार्ज है उसके पास में, वो कैसा है, डायनामिक है, मूव करता है। हमेशा पॉजिटिव चार्ज स्टैटिक रहेगा, एक जगह रुका रहेगा, और इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होता है और मूव करता है। हमेशा इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की तरफ मूव करता है। ध्यान रखना, मैं इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछने वाला हूं। नाउ अगर हमारे पास में एक न्यूट्रली चार्ज बॉडी है, मींस इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और हमको इसको चार्ज करना है। कैसे चार्ज कर सकते हैं? चार्ज करने के लिए हम क्या करेंगे, एक दूसरी बॉडी यहां पर ले आएंगे, बी बॉडी, जो कि हमारी निगेटिवली चार्ज है। अब हम क्या कह सकते हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज है या निगेटिव चार्ज है, तो उसके लिए भी हम क्या करेंगे, एक बात समझ लेंगे ध्यान से। अब देखिए, इस बॉडी में इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन कम है, देन दैट बॉडी इज इलेक्ट्रिकली चार्ज, ओके, मींस निगेटिव चार्ज, निगेटिवली चार्ज, सॉरी। तो ये बॉडी हमारी निगेटिवली चार्ज है, क्योंकि निगेटिव ज्यादा है, पॉजिटिव कम है। अगर यहाँ पे पॉजिटिव, नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा होते, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम होते, दैट बॉडी विल बी पॉजिटिवली चार्ज। इज इट क्लियर ना? नाउ अब हमारे पास में ये निगेटिवली चार्ज बॉडी है और ये हमारी न्यूट्रलाइज बॉडी है। हम दोनों बॉडी को जब पास में लेकर के आएंगे, एक दूसरे के कांटेक्ट में लेकर के आएंगे, तो क्या होगा, इसके पास में प्रोटॉन है कम, ठीक है, तो यहां से कुछ प्रोटॉन क्या यहां पे मूव कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है सेटिस्फाई करने के लिए, यस और नो, क्या मूव कर सकते हैं? क्या ये बॉडी न्यूट्रलाइज हो जाएगी और ये बॉडी निगेटिवली चार्ज हो जाएगी? इज इट पॉसिबल? नो। मैंने कहा था मैं क्वेश्चन पूछने वाला हूं, आंसर नो, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं कर सकता एक बॉडी से दूसरी बॉडी में। हाँ, अगर यहां पर हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम कर दें, यानी कि अगर हम यहां पर पॉजिटिवली चार्ज बॉडी लेकर के आए, तो अब क्या है, यहां पर पॉजिटिव ज्यादा है, निगेटिव कम है, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर जाएंगे। यहां पे ये वाला आ गया, कितने टोटल 5 है ना, यहां से ये वाला भी चला जाएगा, ठीक। अब ये बॉडी हमारी न्यूट्रली चार्ज हो गई और इस बॉडी से 2 कम हो गए, यानी कि अब ये हमारी बॉडी कैसी चार्ज हो गई, पॉजिटिवली चार्ज हो गई, ठीक है। मींस हमारे पास ए जो बॉडी थी वो न्यूट्रलाइज थी, उसको हमने चार्ज कर लिया। कैसा चार्ज किया? पॉजिटिवली चार्ज किया। कैसे? बाय इंडक्शन। चार्ज का है एक जगह से, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में मूव करना। अब इसके भी बहुत सारे मेथड है। चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी में मूव कर रहा है, दैट प्रोसेस इंडक्शन, ठीक है। 3 टाइप से चार्ज मूव कर सकता है। चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी में बाय कांटेक्ट, अगर दो बॉडी एक दूसरे के कांटेक्ट में आ रही है, दो बॉडी एक दूसरे के कांटेक्ट में आ रही है, उसके बाद में चार्ज ट्रांसफर हो रहा है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, दैट विल बी नोन एज कंडक्शन। इज इट क्लियर? व्हेन बॉडीज आर इन कांटेक्ट, here bodies are not in contact. When bodies are not in contact, still charge is going from one object to second object through the medium, then that process is known as convection. Is it clear? और एक और मेथड होता है इंडक्शन का, थर्ड मेथड, अगर कोई मीडियम भी नहीं है, बिना मीडियम के चार्ज एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा है, then that process is known as radiation. How? सन से जो एनर्जी हमारे अर्थ तक आ रही है, बिना किसी मीडियम के आ रही है ना, that is radiation. Is it clear? हमारे पास में एक ग्लास है, बहुत ज्यादा हीट है, मतलब कि गर्म पानी का ग्लास है, उसको हम अपने हाथों में अगर पकड़ते हैं, हाथ भी गर्म हो गए, एनर्जी ट्रांसफर हो गई, दैट प्रोसेस कंडक्शन, कांटेक्ट से आया ना, ठीक है। खूब ज्यादा गर्म हवाएं हैं, समुद्र की तरफ से आ रही है चल करके यहां पर, ठीक है, तो क्या हुआ, वहां का मीडियम गर्म था, यहां पे आ गई गर्म हवाएं, यहां भी मीडियम गर्म कर दिया, मींस वहां से एनर्जी ट्रांसफर हुई, किसके थ्रू? मीडियम के थ्रू। मीडियम क्या था? एयर। सो दैट प्रोसेस इज नोन एज कन्वेक्शन। इज इट क्लियर? थोड़ा स्पीड में बता रहा हूं तो ध्यान से समझेंगे। समझ में आ गया? सेकंड प्रॉपर्टी हमारी जो की थी इंडक्शन, कि चार्ज का एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफर हो रहा, और ध्यान रखना हमेशा निगेटिव चार्ज ही दूसरी तरफ ट्रांसफर करेगा, एक जगह से दूसरी जगह निगेटिव। क्यों? क्योंकि निगेटिव जो है वो पॉजिटिव के थ्रू अट्रैक्ट होता है हमेशा, सर्किट में भी ध्यान रखिएगा ये चीज। चले नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारी चार्ज की नेक्स्ट प्रॉपर्टी है। फर्स्ट पढ़ ली कंजर्वेशन, है ना, सेकंड पढ़ ली हम लोगों ने इंडक्शन। नाउ थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज वी कैन से क्वांटाइजेशन। पता है होगा बहुत सारे लोगों को, क्या होता है क्वांटाइजेशन? क्वांटाइजेशन मींस स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ चार्ज। किसी भी ऑब्जेक्ट के पास स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ चार्ज कितना हो सकता है? 1 इलेक्ट्रॉन, हाफ इलेक्ट्रॉन तो नहीं हो सकता ना, सो वी कैन से क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज विच इज 1 इलेक्ट्रॉन, ओके, 1 इलेक्ट्रॉन विच इज 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम।
Suppose a body have 3 electrons. So how much charge it have? It have 3 electron charge. It means 3 into 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. 4.8 into 10 to the power minus 19 coulomb. So if we have to find out total charge of the body, so what will we do? We will multiply number of electron to amount of charge on electron. Is it clear? इलेक्ट्रॉन पे जितना भी चार्ज है उसको हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल चार्ज मिल जाएगा. इसी से हमारा फॉर्मूला आया, टोटल चार्ज इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू ई, क्यू इज इक्वल्स टू एन ई. चलिए इसको थोड़ा सा डीप में समझते हैं. क्वांटाइजेशन क्या होता है? क्वांटाइजेशन मतलब स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ पर्टिकुलर क्वांटिटी. सपोज क्रिकेट देखते हैं, क्रिकेट में स्मॉलेस्ट नंबर कितने बनते हैं? स्मॉलेस्ट नंबर 1 से कम तो रन नहीं बनता ना. तो जो भी टोटल स्कोर बनेगा वो 1 के मल्टीपल में होगा. सो वी कैन से 1 इज क्वांटा ऑफ स्कोर. ठीक है, सिर्फ आपके जेब में कुछ रुपए पड़े हुए हैं, रुपए का क्वांटा क्या है? आज के टाइम में रुपए का क्वांटा 1 रुपीस है. मींस जो आपके अमाउंट पड़ा है पॉकेट में वो 1 के मल्टीपल में ही होगा. समझ में आया? यानी कि 1 जो है 1 रुपीस जो है वो क्वांटा है रुपीस का. सेम एज किसी भी बॉडी में अगर चार्ज है वो कितना होगा? वो इसके 1 इलेक्ट्रॉन के चार्ज 1.6 into 10 to the power minus 19 के ही मल्टीपल में होगा. इससे हाफ नहीं हो सकता. 1/2 इलेक्ट्रॉन किसी भी बॉडी में नहीं हो सकता. मिनिमम टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज कैन बी 1.6 into 10 to the power minus 19. इसी के मल्टीप्लाई में होगा. 2 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन, 4. So Q is equals to N. Is it clear? That is the quantization of charge. Next property we'll read. समझ में आ गया होगा quantization I think. Now अब हम जाते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो कि हमारी एडिटिव प्रॉपर्टी. एडिटिव प्रॉपर्टी मींस जो चार्ज स्केलर क्वांटिटी है उसको हम डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं. सपोज एडिटिव प्रॉपर्टी मींस हमारा जो चार्ज है वो स्केलर है. सो अगर हमारे पास 2 कूलम चार्ज है और उसमें हमने 3 कूलम चार्ज जोड़ दिया, कितना होगा? 5 कूलम. सिंपल, डायरेक्टली हम इसको ऐड कर सकते हैं. इसको डायरेक्शन की जरूरत नहीं है. इज इट क्लियर? सेम एज डायरेक्टली जितना भी चार्ज है हम उसको ऐड कर सकते हैं. सो ये थी थ्योरी इलेक्ट्रिक चार्ज को लेकर के. समझ में आ गया? एक बार प्रीकैप हम देखते हैं अपने हमारी थ्योरीज का. क्या था? फर्स्ट, चार्ज होता क्या? चार्ज क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट है. किसकी स्मॉलेस्ट यूनिट है? एनर्जी की स्मॉलेस्ट यूनिट है. इलेक्ट्रिकल एनर्जी की स्मॉलेस्ट यूनिट है. ओके, और ये मिलेगा कहां से? चार्ज. every matter have charge because every matter made up of atom and atom made up of electron, proton, neutron. These are the charges. Indirectly we can say matter made up of charge like mass. So we can also say na matter has mass. So matter also have charge. Okay, now ये हमने पढ़ा था denoted symbol of electric charge Q. और यूनिट क्या होती है इलेक्ट्रिक चार्ज की? कूलम होती है. ठीक है. प्रॉपर्टीज कंजर्वेशन, चार्ज कंजर्व रहता है, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो सकता है. किस मेथड से? इंडक्शन मेथड से. इंडक्शन की 3 मेथड होते हैं. कंडक्शन, अगर कांटेक्ट में दोनों बॉडी है, चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, कंडक्शन. बिना कांटेक्ट के मीडियम के थ्रू हो रहा है तो कन्वेक्शन. बिना मीडियम के हो रहा है चार्ज ट्रांसफर एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, दैट विल बी रेडिएशन. और एक और चीज, हमेशा एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चार्ज कौन सा ट्रांसफर होगा? नेगेटिव चार्ज दूसरी बॉडी में जाएगा. और किसी भी बॉडी को चार्ज करने के लिए क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर ज्यादा है देन दैट विल बी नेगेटिवली चार्ज, और नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा है दैट विल बी पॉजिटिवली चार्ज. ओके, एक एग्जांपल भी है कांटेक्ट कंडक्शन मेथड का. क्या होगा? हमने अगर एक रॉड ली और अपने हेयर में ऐसे करते हैं तो उसके अंदर नेगेटिव चार्ज आ जाता है. हाउ? बाय कंडक्शन मेथड. चार्ज ट्रांसफर्ड फ्रॉम हेयर टू रॉड और रॉड टू हेयर. Okay, now we will read some derivations. We can say first derivation of this chapter. First derivation of this chapter, which is known as Coulomb's law. Okay, क्या है Coulomb's law? कुछ ग्रेविटेशनल लॉ से मिला जुला सा है. ठीक है. ग्रेविटेशनल लॉ हम लोगों ने पढ़ा ही था 11th में. 11th की बात थोड़ी बहुत तो याद रखनी पड़ेगी. अगर पूरा ही भूल जाएंगे तो फिर कुछ नहीं हो सकता. रिवीजन कितना भी आप अच्छा कर लें, कितना भी अच्छा वीडियो देख लें, अगर आपका 11th अच्छा है तो 12th में आपको समझने में आसानी होगी. हाँ, तो कूलम्स लॉ पे हम आते हैं. तो कूलम्स लॉ कुछ ग्रेविटेशनल लॉ से रिलेटेड है. ग्रेविटेशनल लॉ का यूनिवर्सल लॉ था कि कोई भी 2 ऑब्जेक्ट अगर है हमारे पास में, पूरे यूनिवर्स में कोई भी 2 ऑब्जेक्ट है तो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं. दैट फोर्स इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स. ओके, सेम एज कूलम्स लॉ. इफ वी हैव two charges having magnitude q and q, okay, then they will be attracted or distracted by some force and that force is known as electrostatic force. ध्यान रखिएगा,
कोई भी दो चार्ज अगर हमारे पास में है तो वो एक दूसरे को या तो अट्रैक्ट कर रहे होंगे या फिर एक दूसरे को डिस्ट्रैक्ट कर रहे होंगे। सेम चार्ज है तो डिस्ट्रैक्ट करेंगे, अपोजिट चार्ज है तो अट्रैक्ट करेंगे। देन दे विल बी अट्रैक्टेड और डिस्ट्रैक्टेड बाय सम फोर्स ना, किसी फोर्स से तो हम किसी को अट्रैक्ट या डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं। दैट फोर्स इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। रिमेंबर, ओके, अंडरस्टैंड। नाउ according to Coulomb's law, that force is statement of Coulomb's law. If we have two charges which is placed in a medium, suppose we have taken medium air, so two charges and which are having distance r, okay, r distance पे दो चार्ज रखे हैं और एक दूसरे को ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, तो वो फोर्स क्या होगा? So according to Coulomb's law, that electrostatic force is directly proportional to product of charges. Suppose हमारे पास में Q1 और Q2 दो चार्ज थे, तो जो इनके बीच में फोर्स लग रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा Q1 Q2 के प्रोडक्ट के। इट मींस इफ वी इंक्रीज नंबर ऑफ चार्जेस, इफ वी इंक्रीज Q1 और Q2, then force will be increases. Okay, and second statement of that law, force, electrostatic force is inversely proportional to distance between them. So in short we can say, according to Coulomb's law, when two charges placed at distance of r, so force, electrostatic force attracted to each other, which is directly proportional to product of those charges. ठीक है, दोनों ही प्रोडक्ट, दोनों की चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। इट मींस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, चार्ज इंक्रीज करेंगे फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इंक्रीज कर जाएगा। अगर हम डिस्टेंस को इंक्रीज करेंगे फोर्स डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इज इट क्लियर? अगर हम दोनों ही स्टेटमेंट को कंबाइन कर देते हैं, देन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। याद आया कुछ? ग्रेविटेशनल लॉ, दोनों के मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ग्रेविटेशनल फोर्स और दोनों के बीच की डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सेम है ना, थोड़ा थोड़ा। नाउ अब हम यहां से अगर प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे, फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो इतना पता ही होगा, अगर हम किसी भी प्रोपोर्शनैलिटी को हटाते हैं तो वहां पे हमें कुछ ना कुछ कांस्टेंट लेना पड़ता है। तो यहां पर हम कांस्टेंट लेते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, जो कि हमारा कूलम्ब्स लॉ है। क्या है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज अ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। व्हाट इज इट? इट इज अ कांस्टेंट, ओके, वेयर k इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अभी समझाते हैं क्या होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। हाँ, वेयर k इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मींस हमने जो चार्जेस लिए हैं किसी मीडियम में लिए हैं। सपोज एयर, हमने क्या सपोज किया कूलम्ब्स लॉ में, एयर हमारा मीडियम है, तो ये मीडियम भी तो कुछ इसमें फ्रिक्शनल फोर्स क्रिएट कर रहा होगा। अब फ्रिक्शनल फोर्स क्रिएट कर रहा है तो जो नेट फोर्स लग रहा है उस पर थोड़ा सा असर पड़ेगा। तो यहां पर हमने जो फ्रिक्शनल फोर्स एयर मीडियम के थ्रू लग रहा है वो हमने कांस्टेंट ले लिया है। सो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ एयर मीडियम। इज इट क्लियर? ओके, understand? Any problem? And value of 1 upon 4 pi epsilon naught, 1 upon 4 pi epsilon naught, a value of 9 into 10 to the power 9. Is it clear?